इज दिस साइड एंड आई एम करेंटली परसुइंग माय डिग्री फ्रॉम मेडिकल कॉलेज। अपन इस वीडियो के थ्रू जो अपन वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसमें अपन टारगेट करते हैं 360 आउट ऑफ 360। आपका पता नहीं, लेकिन मैं इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि जिस समय अपन ये सीरीज़ एंड कर रहे होंगे उसमें बायोलॉजी में आप इन पॉइंट्स को अचीव कर लेंगे। साथ में इस वीडियो में करेंगे क्या, इस वीडियो में अपन सिर्फ उन पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे एंड रिवाइज करेंगे, और वो भी रिवाइज करेंगे सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर में। पहले मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ कि एनसीईआरटी में कहाँ से किस किस पैरा से क्वेश्चन आ सकता है। ये पहला चैप्टर है, मतलब अपन जो ले रहे हैं दैट इज सेल, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सेल चैप्टर स्टार्ट हुआ होगा मैक्सिमम कोचिंग्स में एंड इंस्टीट्यूशन में। मैं भी एलएन का स्टूडेंट रहा हूँ तो वहाँ भी स्टार्ट होता है, तो सेल से ही स्टार्ट होता है, राइट ना। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं सेल चैप्टर से रिवाइज करना, एंड आप सीरियसली बने रहना। हम अपन इसको 2 लेवल पे क्रैक करेंगे। ये जो 360 का टारगेट है ना, इसको अचीव करने के लिए अपन 2 लेवल पे जाएंगे। सबसे पहला तो ये कि अपन एनसीईआरटी में हम उन पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं लिटरली, बाकी को टारगेट करेंगे। एंड दूसरी चीज़ कि इसके ये जो जैसे आपका रिवीजन, ये वाला जो है ना, ये रिवीजन के लिए अपलोड कर रहा हूँ, और स्पेशली ये जो टारगेट कर रहा हूँ मैं वो ड्रॉपर्स के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा दर्द जो होता है ना उन्हें ही होता है। ये ईयर ड्रॉप लेने का जो दर्द होता है वो वही समझते हैं, तो ड्रॉपर्स के लिए स्पेशली डिजाइंड है ये। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जब रिवीजन हो जाएगा तो इसके जैसे ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो इसमें सिर्फ रिवीजन होगा, एंड इसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक स्पेशल वीडियो आएगा। जहाँ तक अपन रिवाइज कर चुके रहेंगे वहाँ के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस आएगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर में आ रहे हैं और आप बस देखे जा रहे हो, ऐसा नहीं है। 20 सेकेंड का टाइमर चलेगा और वो क्वेश्चंस के आंसर आपको नोट डाउन करने होंगे, ठीक है। तो आप इसको लेकर के थोड़ा सीरियस रहना। अपन जुलाई तक बायो को कवर कर देंगे और उसके बाद में फिर केमिस्ट्री के ऊपर में जंप करेंगे, ठीक है। तो इसलिए चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपका टाइम बहुत कीमती है। देखो सेल में सबसे पहले ऊपर का जो पैराग्राफ पढ़ोगे ना, इसमें आपको क्या दिखेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसमें दिखेगी ना, वो है आपकी ये प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल। सेल जो होता है ना, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, किसी भी चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, सेल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और उसके बिना फिर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आगे लिखा हुआ है कि धरती पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, सारे के सारे सेल से ही मिलकर के बने हुए हैं। कुछ होते हैं जो यूनिसेलुलर है, मतलब जो एक सेल से मिलकर के बने हुए हैं, और कुछ है जो मल्टी सेलुलर। देखो जिनको हाईलाइट कर रहा हूँ ना, आप ड्रॉपर हो, आपने पढ़ रखा होगा अगर, या फिर अगर आप 11th में भी पढ़ रहे हो तो अपने एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में सिर्फ इन्हीं लाइंस को हाईलाइट करो, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और आगे देखो उसके बाद में लिखा हुआ है कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं, साथ में वो जितने भी लाइफ के बेसिक या एसेंशियल फंक्शंस होते हैं उनको वो परफॉर्म करते हैं। सेल से छोटा अगर कुछ भी हुआ, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो फिर वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं दिखा सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, वायरस। आपने वायरस के बारे में सुना होगा ना, वायरस जब लिविंग के साथ में रहता है तब तो वो लिविंग की तरह बिहेव करता है, और जैसे ही वो नॉन लिविंग के पास में जाएगा ना, वो नॉन लिविंग की तरह ही बिहेव करेगा। समझ में आई ये चीज़। उसके बाद आगे देखो एंटोन, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि सेल जो होता है ना, ये एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ये अपन क्लास 7th से ही पढ़ते हैं शायद। अब आगे देख रहे हैं जो एंटोन वॉन लीवेनहॉक है ना, ये साइंटिस्ट, पहले से साइंटिस्ट जिन्होंने लाइव सेल को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक पहले साइंटिस्ट जिन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था, और एंटोन वॉन लीवेनहॉक वो पहले साइंटिस्ट जिन्होंने लाइव सेल को डिस्कवर किया। उसके बाद लिखा हुआ है कि रॉबर्ट ब्राउन है जिन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को, और फिर माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो फिर सेल के बारे में और डिटेल में स्टडी करते लोग चले गए। यहाँ तक इन दोनों पैराग्राफ में बस इतना ही है। आगे मैं इसका जादू दिखाता हूँ कि मैंने जो हाईलाइट किया है ना, इसका मतलब क्या है और कितना मजा आएगा। आगे देखो, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट सेल थियरी का। सेल थियरी के बारे में देखो 1838 मैथियस लिडन और जर्मन बोटेनिस्ट, ये तीनों लाइन को याद रखना। 1838 मैथियस लिडन और जर्मन बोटेनिस्ट, इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी किया, और फिर इन्होंने कहा कि ऑल प्लांट्स जितने भी हैं सारे के सारे सेल से ही मिलकर के बने हुए हैं। अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं ऑफकोर्स, बट हैं वो सेल्स ही, और फिर वही सेल्स आगे चल करके टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनका कहने का सेंस बस इतना था कि धरती पे जितने भी प्लांट्स हैं ना, सारे के सारे सेल से मिलकर के बने हुए हैं, और वहीं सेल आगे चल करके टिश्यू बनाएंगे। सेम टाइम पे बस 1 साल आगे टी स्वान, थियोडर स्वान जो ये है ना, ये 1839 में एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं, और इस साहब ने कहा इन्होंने दोनों को स्टडी किया था, एनिमल सेल को भी स्टडी किया और पैरेलली इन्होंने फिर प्लांट सेल को भी स्टडी किया था, और एक्चुअली प्लांट के टिश्यू को स्टडी किया था। और फिर उन्होंने स्टडी करके क्या बोला कि जो सेल वॉल होता है ना, प्लांट सेल की स्टडी करने पे इन्होंने बोला कि सेल वॉल जो होता है ना, वो एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट्स का। और जब एनिमल्स की स्टडी की तो उन्होंने कहा कि
प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि एक आउटर बाउंड्री है, आउटर लेयर है। तो यहाँ से दो चीज़ें अपन ड्रॉ कर सकते हैं कि जो टी स्वान है ना, ये इनका 1839 है स्टडी पीरियड। इन्होंने जब प्लांट्स को स्टडी किया तो इन्होंने सेल वॉल को डिफाइन कर दिया, और जब इन्होंने एनिमल्स की स्टडी करी तो इन्होंने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही आउटर बाउंड्री होती है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान सुनना, और यहाँ पे वर्ड में कन्फ्यूज़न होता है कि जो स्वान है ना, स्वान ने एक हाइपोथेसिस दिया था कि धरती पे जितने भी हैं प्लांट्स और एनिमल्स, ये सारे के सारे सेल से मिलकर के बने हुए हैं या सेल के प्रोडक्ट से मिलकर के बने हुए हैं। स्लीडन और स्वान दोनों ने साथ मिलकर के सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। दोनों का कंक्लूजन देखोगे तो ऊपर सिर्फ प्लांट्स के बारे में है, मैथियस स्लीडन ने सिर्फ प्लांट्स के बारे में बोला है 1838 में, और 1839 में जो स्वान है, इन्होंने एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के बारे में बोला है। बट मिलती जुलती लाइन से इनकी, तो सेल थियरी इन दोनों ने दिया था, इन दोनों ने फॉर्मुलेट किया, लेकिन कमी कहाँ रह गई, बस ये नहीं बता पाए कि नया सेल कैसे फॉर्म हो रहा है। और उसको बताने के लिए रुडोल्फ वर्चो साहब आए, जो 1855 में बताए थे कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब पुरानी सेल से ही नई सेल बनती है। तो इन्होंने पहला जो लाइन बोला था कि जो जितने भी धरती पे ऑर्गेनिज्म है ना, सारे के सारे सेल से ही मिलकर के बने हुए हैं। और दूसरी बात इन्होंने कहा, क्या कहा कि नई सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आती है। बस यहाँ पे अपनी सेल थ्योरी वाली हिस्सा कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं ओवरव्यू। अब इसमें कुछ कुछ लाइंस इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। जो टिपिकल प्लांट सेल हैं वो अनियन पील सेल हैं, और जो टिपिकल एनिमल सेल हैं वो ह्यूमन के चिक सेल को लिया जाता है, क्योंकि ये अनियन पील सेल एक प्लांट सेल है और ह्यूमन चिक सेल एक एनिमल सेल है, तो दोनों के दोनों यूकैरियोटिक हैं। तो यूकैरियोटिक हैं तो इनके पास में न्यूक्लियस तो पाई जाएगी, और न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम कंटेन करता है डीएनए को। ठीक है, डीएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन को पास करने में हेल्प कर देता है। इसके अलावा चाहे प्रोकैरियोटिक हो, ध्यान से सुनना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में ही साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये वो एरिया, मेन एरिया है जहाँ पे सेलुलर एक्टिविटी होती है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं और सेल लिविंग स्टेट में बना हुआ रहता है। ये पूरा का पूरा इतना बड़ा जो पैराग्राफ है ना, इसमें बस ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। अब क्योंकि आप पहले से पढ़े हो तो आपको पता होगा कि अनियन सेल एक टिपिकल प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल है तो सेल वाल होगा, और जो एनिमल सेल है उसके पास में सेल वाल नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। ये बाकी बातें लिखी हुई हैं, तो एज अ ड्रॉपर हमें पता होता है कि ये लिखा हुआ है एंड ये चीज़ें मतलब होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आगे लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस के अलावा बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, जैसे इसने एग्जांपल्स दे रखा है ER, GB, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, उनको इग्नोर करो फिलहाल। अब आते हैं डायरेक्ट इस काम की बात पे कि जो राइबोसोम्स होते हैं ना, ये एक मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होते, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जो कि यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में दोनों में पाए जाते हैं। अब एक बात आपको बताता हूँ मैं, चाहे बच्चा यूकैरियोटिक हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, है ना भाई, तो यूकैरियोटिक भी होगा तो भी इसके पास में सेल मेम्ब्रेन होगा, और प्रोकैरियोटिक भी होगा तो भी इसके पास में सेल मेम्ब्रेन होगा। अगर सेल मेम्ब्रेन होंगे तो इनमें प्रोटीन्स की जरूरत तो पड़ेगी ना उन्हें बनाने के लिए, और राइबोसोम्स प्रोटीन ही बनाने में हेल्प करता है, तो राइबोसोम्स फिर दोनों में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी। याद रखना ये चीज़। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो राइबोसोम्स होते हैं ना, वो दो और ऑर्गेनेल्स, क्लोरोप्लास्ट में एंड माइटोकॉन्ड्रिया में, इनमें पाए जाते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा NCERT तो आपको पता होगा कि क्लोरोप्लास्ट में जो होता है वो 70S होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो पाया जाता है वो भी 70S ही पाया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। इसके बाद में जो एनिमल सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम्स होते हैं, वो बिना मेम्ब्रेन के होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ऑर्गेनेल्स, जिनको बोलते हैं सेंट्रोसोम। आपको पता है ना, जैसे एक मान लो ये है, जैसे ये एक सेंट्रियोल है और ये दूसरा सेंट्रियोल है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, और दोनों को मिला करके क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। इन दोनों को ही मिला करके कहते हैं सेंट्रोसोम। तो ये याद रखना, इनके ऊपर में भी कोई मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं होती, और ये हेल्प करते हैं सेल के डिवीजन में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, आता है। सेल की जो साइज होती है ना, वो अलग अलग हो सकती है। जैसे बहुत ध्यान सुनना, माइकोप्लाज्मा, ये डाटा आपको याद रखना है, 0.3 माइक्रोमीटर का लेंथ होता है, और जो बैक्टीरिया होता है ना वो लगभग 10 गुना बड़ा होता है। मैंने तो ऐसे ही याद किया था कि माइकोप्लाज्मा याद किया था कि 0.3 माइक्रोमीटर का होता है, और जो बैक्टीरिया होता है वो 10 गुना, तो 3 से 5 माइक्रोमीटर का वो बैक्टीरिया हो जाता है। सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ये यहाँ पे कन्फ्यूज़न आएगा कि जो ह्यूमन का रेड ब्लड सेल होता है ना, वो 7 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है, उसका डायमीटर, रेडियस नहीं डायमीटर, फंसना मत वहाँ पे, डायमीटर। अब आते हैं जो नर्व सेल है, नर्व सेल इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमंस की बॉडी में, और सेल का शेप बदलते रहता है, आगे लिखा हुआ है, ठीक है, उसको भूल जाओ।
भूल जाओ इन द सेंस कि आप एक बार देख लोगे फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन जहाँ कहाँ से आएगा, यहाँ से। जो सेल का शेप होता है ना, वो उसके फंक्शंस पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो यहाँ तक अपन लोगों ने बहुत जल्दी 10 मिनट के अंदर अपन लोगों ने लगभग 2.5 पेज एनसीईआरटी का कवर किया। अब मैं दिखाता हूँ कि अगर आपकी एनसीईआरटी इस तरह से हाईलाइटेड है तो क्या फ़ायदा होगा, और मैं एक बार मैं आपको रिवीजन करा के दिखाता हूँ। ठीक है, टाइम देख लेना 10 और उसके हिसाब से देखना कितना जल्दी होता है। चलो मैं रिवाइज करके दिखाता हूँ। जो सेल होता है ना, वो एक बेसिक यूनिट है लाइफ का। उसके अलावा जितने भी धरती पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, सारे के सारे सेल से ही मिलकर के बने हुए हैं। जो कुछ सिंगल सेल के हैं उनको यूनिसेलुलर कहते हैं, जो बहुत सारे सेल से मिलकर के बने हुए थे उनको मल्टीसेलुलर कहते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं और जितने भी एसेंशियल फंक्शंस हैं लाइफ को मेंटेन करने के लिए वो परफॉर्म करते हैं। वायरस जो कि एक सेल से छोटा है और कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वो नहीं कर सकता है। यानी कि सेल जो होता है ना, वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। एंटोन वॉन लीवेनहॉक 1674 में लाइव सेल को डिस्कवर करते हैं, और रॉबर्ट ब्राउन साहब जो होते हैं ना, वो 1831, ये आपको याद रखना है, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है। 1838 मैथियस सिलेडन, एक जर्मन बोटेनिस्ट, इन्होंने प्लांट सेल को स्टडी किया, और प्लांट सेल को स्टडी करके इन्होंने कहा कि धरती पे जितने भी प्लांट्स हैं सारे के सारे सेल से मिलकर के बने हुए हैं, और वहीं सेल आगे चल करके फिर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। आपको पता होगा ये चीज़ कि टिश्यू सिस्टम पाया जाता है प्लांट्स के पास में, ऑर्गन नहीं पाए जाते। सेम टाइम लगभग एक साल बाद 1839 में टी स्वान, उन्होंने बहुत सारे, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, उन्होंने प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों को स्टडी किया। प्लांट सेल को स्टडी करते समय इन्होंने बोला कि जो सेल वाल होता है वो एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट्स का, और एनिमल्स की स्टडी करते समय उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व किया था और कहा था कि ये एक आउटर बाउंड्री फॉर्म करता है। स्वान साहब एक हाइपोथेसिस प्रपोज किए जिसमें उन्होंने कहा कि जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं, दोनों के दोनों सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर के बने हुए हैं। स्लीडन और स्वान दोनों ने मिलकर के सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था, और लेकिन जब उनसे पूछा गया कि नया सेल कैसे फॉर्म होता है तो वो नहीं बता पाए थे, और ये बताने के लिए 1855 में रुडोल्फ वर्चो साहब आए, जिन्होंने ये बताया कि पुराने सेल से ही नए सेल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ऑमनी सेलुलर ई सेलुलर। और ऐसे नई सेल थ्योरी जो आई, उसके हिसाब से धरती पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सारे के सारे सेल से मिलकर के बने हुए हैं, या फिर उनके प्रोडक्ट से मिलकर के बने हुए हैं, और साथ में जो पुराने सेल्स होते हैं ना, उन पुराने सेल से ही नए सेल का फॉर्मेशन होता है। अनियन पील सेल एक टिपिकल प्लांट सेल होता है, ह्यूमन चिक सेल एक टिपिकल एनिमल सेल होता है। दोनों के दोनों क्योंकि यूकैरियोटिक हैं तो उनमें न्यूक्लियस पाया जाएगा, और वो भी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोजोम्स जो होता है ना, वो डीएनए को कंटेन करता है। प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, उसके अंदर में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म वो जगह है जहाँ पे सेलुलर एक्टिविटी होती है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और सेल अलाइव स्टेज में जिंदा रहता है, लिविंग कंडीशन में बना रहता है। राइबोसोम्स के ऊपर में किसी भी तरह के मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं पाई जाती है। ये यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में दोनों में पाया जाता है। इसके अलावा यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिल सकता है, और अगर वो प्लांट्स का सेल है तो उसके क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों के दोनों 70S वाले राइबोसोम्स होते हैं। एनिमल सेल में इनके अलावा सेंट्रोसोम भी होता है, जो कि मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है, यानी कि मेम्ब्रेनलेस होता है, और इनकी ज़रूरत तब पड़ती है जब वो सेल डिवाइड कर रहा होता है। सेल की साइज़ अलग अलग हो सकती है, जैसे माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल है, स्मॉलेस्ट सेल, और इसकी जो साइज होती है ना, वो 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ होता है। जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया आपको 3 से 5 माइक्रोमीटर का पाया जाता है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल जो होता है ना, वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच। मल्टीसेलुलर के केस में जो ह्यूमन का आरबीसी है, मल्टीसेलुलर तो याद करने की जरूरत नहीं है, बस ह्यूमन का जो आरबीसी है ना, वो उसका जो डायमीटर होता है वो 7 माइक्रोमीटर का होता है। नर्व सेल्स सबसे लंबा सेल है, लॉन्गेस्ट सेल है। ठीक है, और जो शेप होता है ना सेल का, वो बदलते रहता है, डिपेंड करता है कि वो किस तरह का फंक्शन सेल परफॉर्म कर रहा है। तो अपन लोगों ने लगभग जो इतना हाईलाइट किया, इसको हाईलाइट करने में 10 मिनट लगा, बट इसको देख करके रिवाइज करने में सिर्फ 3 से 4 मिनट लगे हैं। आप एक बार देख लेना दोबारा वीडियो को कंपेयर करके, और इस तरह से अपन अपना रिवीजन करेंगे। सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स देखेंगे और इनके ऊपर में ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो चीज़ें रह जाएंगी वो क्वेश्चन में आ जाएंगी। और इसके जस्ट बाद में मैं आपको 45 क्वेश्चंस का एक, या देखता हूँ मैं कितने क्वेश्चन इनमें बनते हैं, 45 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें आपके सामने क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे और 20 सेकेंड का टाइमर चलेगा, और 20 सेकेंड के अंदर में आपको मास्टरी कर लेनी है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देने हैं आपको। यानी कि प्रोकैरियोट से पहले पढ़ लेना है, अपने एनसीईआरटी को हाईलाइट कर लेना है और याद करके रखना है।
और उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। ये डायग्राम्स वगैराम सब देख लेना, क्योंकि डायग्राम से भी क्वेश्चन रहेंगे, तो इनको देख लेना। तो आपको वो कर लेना है और उसके बाद में क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और फिर अपने दोस्त को चैलेंज करना है कि मैंने ये किया, आप कर सकते हो तो करो, और नहीं तो आप अगर खुद को करते हो तो कोशिश करना है कि सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाओ। तो चलो फिर इसके बाद मिलते हैं, कहाँ पे मिलेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस में। बने रहना और भरोसा रखो, अपन 360 आउट ऑफ 360 जरूर अचीव करेंगे। और एक बार अपन ड्रॉप लिए हैं, मतलब आप लोग ड्रॉप लिए हो, दोबारा ये ड्रॉप किसी भी कीमत पे अपन लोगों को नहीं लेना है। इस साल नीट को फोड़ देना है, दैट्स इट। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।